प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है और वर्ष 1826 में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता से उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का उद्घाटन किया था, बीजारोपण किया था, इसका सूत्रपात किया था और तभी से लेकर हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। उदंत मार्तंड, उदंत का अर्थ होता है बिना दांत का। दंत मतलब दांत, उदंत बिना दांत का। और मार्तंड का अर्थ होता है बाल सूरज, यानी कि इसका भावार्थ हुआ उगता सूरज, क्योंकि जो बाल सूरज होता है उसके दांत नहीं होते ऐसा मानते हैं। तो बाल सूरज, उदंत मार्तंड मतलब उगता सूरज, राइजिंग सन। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया गया, जो कि एक अहिंदी क्षेत्र है। उस समय हिंदी पत्रकारिता पर अंग्रेजी हुकूमत की बहुत कड़ी निगरानी थी, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि हिंदी भारत में एक बहुत बड़े विशालतम जन समुदाय की भाषा है। इसलिए उस समय अंग्रेजी की पत्रकारिता तो बहुत तेजी से पनप रही थी और अंग्रेजी की पत्रकारिता और अंग्रेजी के पत्रकार और अंग्रेजी के समाचार पत्र व साप्ताहिकी सभी अंग्रेजों का और अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर रहे थे, यानी कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे। उस समय फारसी के अखबार भी अंग्रेजों को शासन चलाने में मदद कर रहे थे, उसके सत्ता के साथ थे, सत्ता पक्षी थे। बांग्ला के अखबार बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, लेकिन बांग्ला के अखबार, उर्दू के भी कुछ अखबार थोड़ा सा अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करते हुए चल रहे थे, लेकिन हिंदी के समाचार पत्र कहीं ना पनपे, इस पर अंग्रेजी सरकार की बहुत कड़ी, बहुत तीखी निगरानी थी। पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। वो चाहते तो कानपुर से ही हिंदी का समाचार पत्र निकाल सकते थे, वो चाहते तो वाराणसी से निकाल सकते थे, वो चाहते तो इलाहाबाद प्रयागराज से निकाल सकते थे, पटना पाटलिपुत्र से निकाल सकते थे, लेकिन वो कलकत्ता गए, जो एक अहिंदी क्षेत्र है। क्योंकि कलकत्ता में इतनी निगरानी नहीं थी, आशा नहीं की गई थी कि कलकत्ता से आरंभ होगा। हालांकि राजधानी होने का एक कुछ लाभ भी होता था, कुछ नुकसान भी था, क्योंकि वहाँ और भी तीखी निगरानी थी। तो बड़ा लुका छुपी में ये समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने इसको आरंभ करने की हिम्मत जुटाई, बहुत साहस दिखाई और इसको आरंभ किया। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। हम जानते हैं कि समाचार पत्र दैनिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है, अर्ध साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी होता है। हालांकि मासिक समाचार पत्र बहुत कम है, लेकिन साप्ताहिक समाचार पत्र बहुत से निकलते हैं। इंदौर से शनिवार दर्पण बड़ा मशहूर है साप्ताहिक समाचार पत्र। तो उस जमाने में इनका ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और उसको चलाया गया। तो उस समय कहने का मतलब पत्रकारिता एक मिशन थी। चाहे हिंदी की पत्रकारिता उसी समय से थोड़ा बहुत पनपना शुरू हुई, लेकिन पत्रकारिता एक मिशन थी। ये अखबार किसी अंग्रेजों के दफ्तर में नहीं जाता था। उदंत मार्तंड, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं जाता था। डाक से इसको दूसरे हिंदी प्रदेशों में भेजने का बहुत प्रयास करते थे, तो उसमें बहुत तरह की बाधाएं थी। किसी प्रकार का कोई सरकारी
समर्थन, कोई सहयोग, कोई न्यूज़ प्रिंट लेने में, कोई छपाई में, किसी तरह की सरकार से कोई सहायता नहीं थी। तो बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत यातनाएं झेलने के बाद इन्होंने इस समाचार पत्र का संपादकत्व किया। पंडित युगल किशोर जी इस समाचार पत्र के प्रकाशक भी थे। तो जैसा हम बता रहे थे कि पत्रकारिता आज़ादी से पूर्व एक मिशन थी। उस समय के पत्रकारों को जेल की यात्रा करनी पड़ी, अंग्रेजों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बहुत से समाचार पत्र बंद कर दिए गए, बहुत से पत्रकारों की बुरी तरह पिटाई हुई और उनको सजाएं दी गई। फिर अंग्रेजों ने लाइसेंसिंग सिस्टम लाया, फिर प्री सेंसरशिप लाया कि कोई भी अखबार छपने से पहले सरकार को दिखाओ और सरकार उसको जब स्वीकृत कर लेगा तब उसका प्रकाशन होगा। इस तरह की बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी संघर्ष, बहुत सारे बाधाएं, उनके बीच उनको चीरता हुआ, उनके बीच से निकलता हुआ इस तरह के समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन होता था। हम सभी जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र, उनका मशहूर समाचार पत्र था लीडर, मर्यादा एक मासिक था उनका, अभ्युदय एक साप्ताहिक था, उसके बाद एक समाचार पत्र था उनका हिंदी अंग्रेजी हिंदुस्तान, वो अभी जो हिंदुस्तान चल रहा है उससे भिन्न था। तो ये सभी अखबार, पंडित मदन मोहन मालवीय का अखबार को भी बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। उनके भी अखबार बंद होने की कगार पर आ गया था। जब उनका अखबार बंद होने लगा तो वो विलाप करने लगे, पछताने लगे, बड़े मायूस होकर बैठे थे। तो उनकी पत्नी कुंती देवी, ये प्रयागराज के रहने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय, हम सभी जानते हैं कि वो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उन्हें महामना का पदवी दिया गया है। और उनकी पत्नी मिर्ज़ापुर की रहने वाली थी कुंती देवी। उन्होंने पूछा मालवीय जी से कि भाई आप इतने उदास क्यों हैं, इतने नैराश्य की गहन कालिमा में क्यों हैं, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि मेरा अखबार सब बंद होने जा रहा है, तो अब मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ, बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, बहुत यत्न किया, लेकिन अखबार बंद हो रहा है। तो संकट, तो आर्थिक संकट। तो उनकी पत्नी कुंती देवी ने कहा कि लो मेरे पास इतने सोने हैं, मैं इसको एकत्रित करके रखी हूँ, ये सारे सोने आप बेच दो और अपने अखबार को चलाओ। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा क्या? कह नहीं आप बेच दो, मेरे 5 संतान हैं, मैं समझूंगा कि आपके जो अखबार हैं वो हमारे 6ठे संतान हैं। तो उन्होंने अपना सारा सोना दे दिया और उन्होंने फिर सोना बेचकर अपने अखबार को चलाया। तो इस ममता से अखबार का प्रकाशन होता था, इस वात्सल्य से अखबार का प्रकाशन होता था, इसलिए हम इसको मिशन कह रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन मैंने मदन मोहन मालवीय का, उनकी पत्नी कुंती देवी ने इसको इस ममता, इस वात्सल्य से अपना पूरा सोना दे दिया। पत्रकारिता सचमुच उस समय सेवा थी। आज सेवा के लिए कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा, आज ज़्यादातर लोग मेवा के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। आज कोई पत्नी नहीं कहेगी कि मेरा सोना ले जाओ, बल्कि कहेगी उधर से कुछ सोना लेते आओ तो और अच्छी बात है। तो आज बहुत परिस्थितियाँ बदल गई है, मैं धीरे धीरे आगे आ रहा हूँ। तो जो स्थितियाँ बदली है, वर्तमान पत्रकारिता पर मैं आऊँगा। अभी मैं थोड़ा सा अतीत की पत्रकारिता बताते आपको वर्तमान और भविष्य दोनों की चर्चा करूँगा, खासकर हिंदी पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है। तो उस समय एक बहुत मशहूर पत्रकार होते थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। इन्होंने वृंदावन के हिंदी साहित्य सम्मेलन में पत्रकारिता पर टिप्पणी करते हुए अब एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वर्षों में समाचार पत्र पत्रिका निकालना बड़े बड़े सेठ साहूकारों का काम होगा। ये समाचार पत्र रंग बिरंगी होंगे, इनकी प्रसार संख्या लाखों करोड़ों में होगी। ये उत्कृष्ट साज सज्जाओं से सुसज्जित होंगे, परंतु इन सब के बावजूद भी समाचार पत्र प्राणहीन होंगे।
इन सब के बावजूद भी समाचार पत्र प्राणहीन होंगे। जो लेखक या पत्रकार देशभक्ति की बात लिखेगा उसकी पहुंच संपादक के कुर्सी तक भी नहीं होगी, तथा ऐसे पत्रकारों, ऐसे लेखकों की गिनती मानसिक रूप से विकृत लोगों में की जाएगी। अब ये भविष्यवाणी वर्ष 1925 में बाबूराव विष्णु पराड़कर जी ने वृंदावन के हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक संगोष्ठी में कही थी। आज की जो पत्रकारिता है, मैं इस पर अभी फिर आऊँगा, वर्तमान की पत्रकारिता आप देख लीजिए, उसमें प्राण कितनी है और उसमें आज देशभक्ति के साथ जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो मैं धीरे धीरे आऊँगा। तो अतीत का मैंने थोड़ा सा कुछ एक उदाहरण दिया कि अतीत में हमारी जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन थी। 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। बाद में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। फिर धीरे धीरे दिल्ली एक राजनीतिक केंद्र बना और आज़ादी के बाद दिल्ली को हम हिंदी पत्रकारिता की राजधानी या सभी प्रकार की पत्रकारिता की राजधानी आज दिल्ली है। दिल्ली को पत्रकारिता की मक्का मदीना कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता का सवाल है तो सबसे आरंभ में कलकत्ता को ही हिंदी पत्रकारिता की राजधानी कहा जाता था, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में वाराणसी हिंदी पत्रकारिता की राजधानी हो गई, क्योंकि वहाँ से काफ़ी समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादकत्व प्रकाशन होने लगा। और उसके बाद इंदौर हिंदी पत्रकारिता की राजधानी हो गई और वर्तमान में पूरी पत्रकारिता की राजधानी दिल्ली को माना जाता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्थिक पत्रकारिता की राजधानी हम मुंबई को मानते हैं वर्तमान में, लेकिन बाकी सभी पत्रकारिता की राजधानी, पत्रकारिता का मक्का मदीना दिल्ली को माना जाता है। लेकिन जो आर्थिक समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, वो सब मुंबई से, उसके जो कॉरपोरेट हाउस हैं वो सब मुंबई से हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, बिजनेस टुडे हो, सबके बिग कॉरपोरेट हाउस सब मुंबई में है। तो आज़ादी के पहले पत्रकारिता एक मिशन थी और आज़ादी के बाद पत्रकारिता एक प्रोफेशन हो गई। आज़ादी के बाद प्रथम दशक में ये पूरी तरह एक प्रोफेशन हो गई। उसके बाद उसके द्वितीय दशक में ये एक सेंसेशन हो गई और तृतीय दशक और उसके बाद आज पत्रकारिता को हम एक कमीशन कहते हैं। यानी फ्रॉम मिशन टू प्रोफेशन, फ्रॉम प्रोफेशन टू सेंसेशन और फ्रॉम सेंसेशन टू कमीशन, ये पत्रकारिता की यात्रा है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पहले पत्रकारिता एक सेवा थी, आज पत्रकारिता एक मेवा के रूप में उभर रही है। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो बहुत सरल, सहज और सादगी भरा जीवन जीते हैं, जिनके पास ज़्यादा धन नहीं है, वो आज भी सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पत्रकारों का वर्ग है जो बहुत अमीर है, उसके पास कई गाड़ियां हैं, फार्म हाउस तक है। ऐसे पत्रकार हैं, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आज की पत्रकारिता में एक अर्थशास्त्र के सिद्धांत ज़्यादा लागू हो रहे हैं। आज की पत्रकारिता में वाणिज्य के सिद्धांत, चाहे वो हिंदी की पत्रकारिता हो, अंग्रेजी की हो, उर्दू की हो, बांग्ला की हो, वाणिज्य के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक लागू हो रहे हैं और जनसंचार के सिद्धांत नगण्य रूप से लागू हो रहे हैं। पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं लागू हो रहे, तभी तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट का भट्टा बैठा हुआ है। आज तो विज्ञापन कमाऊ पूत है। तो विज्ञापन पत्रकारिता के अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। हालांकि हिंदी पत्रकारिता के साथ विज्ञापन का संकट है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो हिंदी पत्रकारिता के सामने एक विज्ञापन की तलवार, एक प्रकार से उसके अर्थव्यवस्था पर तलवार लटकती रहती है और विज्ञापन का संकट होता है, क्योंकि हिंदी के समाचार पत्रों को जो विज्ञापन मिलता है वो राजा छाप खैनी, हीरा छाप बीड़ी और साबुन और अगरबत्ती, ऐसे चीज़ों का विज्ञापन होता है। तो रिक्शा का टायर, साइकिल का टायर, जबकि अंग्रेजी के समाचार पत्रों में बड़े बड़े मर्सिडीज़ गाड़ी, मारुति, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े फ्रिज, बड़े बड़े एसी,
ये एलिट ग्रुप के पास अंग्रेजी का अखबार जाता है। तो इसीलिए अंग्रेजी के समाचार पत्र देखेंगे काफ़ी मोटे होते हैं, 36-40 पेज के कई अंग्रेजी के समाचार पत्र निकलते हैं, और हिंदी के समाचार पत्र 12-15 पेज भी बड़े मुश्किल से, बहुत से अखबार बंद हो गए। नवभारत टाइम्स देखिए पहले पटना से भी निकलता था, लखनऊ से निकलता था, कई जगह बंद हो गया, धर्मयुग बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, और बहुत से अखबार बंद हो गए। कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दृष्टिकोण कुछ हिंदी के अखबारों ने लगाया तो उनका थोड़ा सा विस्तार भी हुआ, लेकिन बहुत बड़ी संकट है हिंदी पत्रकारिता पर, जहाँ तक उनकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, जहाँ तक विज्ञापन का सवाल है। और वर्तमान काल को तो हम लोग कोरोना काल कह रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2019 में कोरोना नवंबर में वुहान से शुरू हुआ और दिसंबर में कहते हैं कि भारत में केरल में कोरोना का आगमन हुआ। तो कोविड-19 कहते हैं, इट्स ए न्यू कोरोना वायरस। तो कोविड-19 वैसे तो इधर नॉर्थ इंडिया में और जो इंडिया का जो केंद्रीय भाग है उसमें कोरोना का आगमन अप्रैल 2020 में हुआ। तो अभी एक वर्ष हुए हैं, लगभग एक महीना कह सकते हैं, मतलब एक डेढ़ वर्ष में कोरोना काल हो गया है। तो अगर हम वर्तमान पत्रकारिता की बात करें तो हम कोरोना को उपेक्षित नहीं कर सकते। आज का कोई भी हिंदी का समाचार पत्र हो या अंग्रेजी का समाचार पत्र हो, वो पूरी तरह कोरोना के न्यूज़ से भरा पड़ा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना, काढ़ा, भांप, गिलोय, तमाम आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सलाह, बड़े बड़े एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, वेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर त्रेहान, सबके इंटरव्यू से भरा पड़ा है आज का अखबार। अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार पत्र के दो प्रकार हैं। आज मीडिया के दो प्रकार हैं। एक तरह से पहले हम लोग मीडिया कहते थे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया। अब हम लोग मीडिया को नए प्रकार से विभाजित कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया एंड नॉन न्यूज़ मीडिया, यानी कि समाचार मीडिया और गैर समाचार मीडिया। समाचार मीडिया के तहत समाचार पत्र, रेडियो के समाचार बुलेटिन, टेलीविज़न के समाचार चैनल, ये सब, और न्यू मीडिया के भी जो समाचार इकाई हैं, अंगीभूत हैं, वो सब आते हैं। और नॉन न्यूज़ मीडिया में इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, शिक्षा के प्रोग्राम, ये सब आते हैं। इसलिए जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता का सवाल है तो इसमें केवल हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिका और समाचार समिति नहीं आते, बल्कि रेडियो पर भी जो हिंदी के समाचार बुलेटिन आते हैं उसको भी हम पत्रकारिता कहते हैं, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता। और हिंदी पत्रकारिता की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, जितने भी चैनल्स आए थे पहले टेलीविज़न के आज तक, और जो भी हैं आपके जी और जितने भी एनडीटीवी, सभी चैनल पहले अंग्रेजी में शुरू हुए थे। लेकिन भारत की जो विशालतम जन समुदाय है उसको देखते हुए व्यावसायिक दृष्टिकोण से सभी मालिकों ने, स्वामियों ने, अखबार के और चैनल्स के स्वामियों ने, मालिकों ने ये तय किया कि नहीं, अंग्रेजी से बेहतरीन होगा कि हम हिंदी में करें। हिंदी आज एक वैश्विक भाषा बन गई, पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार है। तो उस दृष्टिकोण से भारत के जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं, रेडियो तो खैर थी ही, वो सब लगभग हिंदी में है। अंग्रेजी भी है तो हिंदी भी है, मतलब हिंदी को किसी ने उपेक्षित नहीं किया। लेकिन आरंभिक दौर में हिंदी में ये चैनल्स काम नहीं कर रहे थे। शुरू में आज तक जी टीवी, सब जी न्यूज़, सब अंग्रेजी में आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी हिंदी पत्रकारिता की विजय है, एक बहुत बड़ी सफलता है। खैर, तो आज का युग है कोरोना का युग। आज हिंदी पत्रकारिता में और न्यू मीडिया को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं फेसबुक यूनिवर्सिटी खुल गया आज एक तरह से। कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, उसको हम लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कोरोना की कहानी लैला मजनू के रूप में सुनाते हैं चुटकियों के माध्यम से। और यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे न्यू मीडिया कोरोना के न्यूज़ से भरे पड़े हैं। और इसमें हिंदी में भी काफ़ी, ये जो न्यू मीडिया है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। और आज मैं हिंदी पत्रकारिता की ज़्यादा बात कर रहा हूँ
तो हिंदी में भी लिखने वाले ज़्यादातर लोग आजकल भारतीय लोग हिंदी ही लिखते हैं। अगर दूसरे वो अहिंदी क्षेत्र के हैं तो अपनी भाषा में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तो ये जो न्यू मीडिया है वो एक प्रकार से उसमें सूचना का अंबार लगा हुआ है, सूचना का एक पारावार है, एक समुद्र है, अथाह सागर। इतनी प्रकार की सूचना प्रति क्षण आ रही है, क्षण प्रति क्षण। अगर आप फेसबुक को देखें तो एक क्षण में लाखों करोड़ों लाइक्स होते हैं, लाखों फोटो अपलोड्स किए जाते हैं, लाखों कमेंट्स आते हैं, लाखों ऑडियो विजुअल्स आते हैं। उसी तरह ट्विटर पर क्षण प्रति क्षण सूचनाओं का अंबार, भरमार, बम्बार्डिंग, इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग, सूचना विस्फोट है। और ये सूचना विस्फोट ने एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि आज बहुत सी सूचना जो है फेक न्यूज़ के रूप में आ रही है। एक ऐसा व्यवसाय चल गया है जिसको बहुत से राजनीतिक दल इसके पीछे आ गए, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, सब पर पॉलिटिकल बैकअप है और उसमें एक फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से जनरेट कर रहा है। खास करके जो हमने आपको न्यू मीडिया का नाम लिया उसमें किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, कोई उसका फिल्टरेशन नहीं है। समाचार पत्र तुलनात्मक रूप से, अगर मैं हिंदी के समाचार पत्र की बात करूं, अंग्रेजी के समाचार पत्र की बात करूं, समाचार पत्र में तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा संपादन है। एक सब एडिटर रिपोर्टर लाता है, उसको सब एडिटर ही पहले फिल्टर कर देता है, सब एडिटर के बाद सीनियर सब एडिटर भी देखता है, कई बार चीफ सब एडिटर देखता है, उसके बाद न्यूज़ एडिटर से गुजरता है। हालांकि उनके नामकरणों में कुछ समय समय पर परिवर्तन होता है, लेकिन एक जो पहला जो पुरानी चीज़ है वो आज भी है। सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, न्यूज़ एडिटर, कहीं कहीं उसको कंटेंट एनालाइजर और डिफरेंट नामों से न्यूज़ एडिटर को न्यूज़ मैनेजर भी कहते हैं। उसके बाद वो एडिटर, इन सब से गुजरने के बाद वो प्रकाशित होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि समाचार पत्र में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अभी कहा कि पत्रकारिता में अर्थशास्त्र के सिद्धांत अब लागू होने लगे हैं, वाणिज्य के सिद्धांत, राजनीति के सिद्धांत लागू हो रहे हैं। लेकिन अगर हम तुलना करें तो समाचार पत्र में, पत्रिका में निश्चित रूप से एक गेट कीपिंग होता है, एक प्रॉपर गेट कीपिंग, जहाँ तक संभव, जहाँ उनकी सीमा पार कर गई, जहाँ मालिक का दबाव है, वहाँ तो एडिटर भी परास्त हो जाता है। तो तुलनात्मक रूप से प्रिंट मीडिया में फेक न्यूज़ कम है। दूसरे में तो आप न्यूज़ सुनिए, इतनी फेक न्यूज़ है, दूसरे दिन अखबार में देखिए उतनी बड़ी सनसनी खबर कहीं कुछ दिख ही नहीं रही है। तो खैर मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत से ऐसे चैनल हैं जो इतना फेक न्यूज़ दे रहे हैं, जो एक प्रकार का मानसिक विकृतियां भी आज कोरोना काल में उत्पन्न हो रहा है। ये एक दूसरे प्रकार का महामारी हो गया है, जो मोबाइल एक अस्त्र बन गया है, बहुत बड़ा पावर बन गया मोबाइल हमारे सामने। आज हिंदी पत्रकारिता हो या अंग्रेजी पत्रकारिता हो, सब में एक डीमासिफिकेशन हो गया है। एल्विन टॉफलर ने वर्ष 1980 में एक पुस्तक लिखी थी, द थर्ड वेव। उसमें उन्होंने डीमासिफिकेशन की चर्चा की थी और डीमासिफिकेशन पर उनकी ये पुस्तक आज बहुत ज़्यादा बिक रही है। उनकी 3 पुस्तक है। 1970 में एक पुस्तक आई थी फ्यूचर शॉक, 1980 में उनकी पुस्तक आई थी द थर्ड वेव, और एक पुस्तक 1980 में आई थी थर्ड वेव, और 1990 में आई थी पावर शिफ्ट, जो कहती है कि मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर हो गया है। आज हर व्यक्ति शक्तिशाली हो गया है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो हिंदी पत्रकारिता करे या अंग्रेजी पत्रकारिता करे, उसके पास मोबाइल है। उसको एक बसीकरण यंत्र कहने लगे हैं हम लोग। मोबाइल एक बसीकरण यंत्र है, किसी को भी बस में कर सकते, वो बहुत बड़ी शक्ति। और इस मोबाइल से लोग समाचार पत्र निकाल रहे हैं, पत्रिका निकाल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, फेसबुक पर बड़े बड़े वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं। तो ये मोबाइल आपका पावर शिफ्ट पावर है, इंडिविजुअल पावर। आज उपभोक्ता केंद्रित, आज उपभोक्ता ही उत्पादक भी बन गया। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज्यूमर, हिंदी में उसको कहते हैं उत्पादकोपभोक्ता, यानी कि प्रोज्यूमर है। जो कंज्यूमर है वही प्रोड्यूसर भी बन गया है, तो प्रोज्यूमर भी हो गया। तो इस प्रकार से
हिंदी और हिंदी की पत्रकारिता, चूँकि हिंदी एक वैश्विक भाषा है, तो चाहे वो मोबाइल पत्रकारिता हो, चाहे वो इंटरनेट की पत्रकारिता हो, चाहे वो रेडियो की पत्रकारिता हो, चाहे टेलीविज़न की पत्रकारिता हो, चाहे समाचार पत्र की पत्रकारिता हो, सब में हिंदी पत्रकारिता आर्थिक संकट के दौर से गुजरता हुआ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिंदी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण खबर हैं आज कोरोना के दौर में, हम ऐसा नहीं कह सकते अखबार समाचार पत्र ने कुछ, ठीक है, ऐसी खबरें ज़रूर छापी होगी जिससे लोगों को निराशा होती है, क्योंकि लेकिन आज पत्रकारिता ने, हिंदी की पत्रकारिता ने खास करके जितना भी कोरोना से संबंधित आपको न्यूज़ है, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, फाइज़र, मॉडर्ना, कहाँ कहाँ टीका लग रहे हैं, कहाँ नहीं लग रहे हैं, कहाँ क्राइसिस है, कितने लोगों को टीका लग गया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या क्या संकट है, इस सब की व्याख्या कौन कर रहा है? सब तो पत्रकारिता से ही हमारे पास पहुंच रहा है, हमें सारी जानकारी तो वहीं से मिल रही है। तो ये इसके बहुत सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक भी हैं तो सकारात्मक भी हैं। तो इसलिए हिंदी पत्रकारिता वर्तमान में बहुत अति सकारात्मक भी भूमिका निभा रहा है, सकारात्मक भूमिका भी निभा रहा है, सामान्य भूमिका भी निभा रहा है, नकारात्मक भूमिका भी निभाया और अति नकारात्मक। कई बार समाचार पत्रों में ऐसी भी खबरें आई, गंगा जमुना में लाशों की ढेर लग गई, स्मशान में जगह नहीं, और लगभग सभी प्रदेशों में इस तरह की खबरें देखने को मिली। तो इतनी भी ऐसी स्थिति, इसके अलावा भी बहुत से सकारात्मक काम हो रहे हैं देश में और काफ़ी स्थितियां काबू में है, काफ़ी सुधार भी हुआ, मृत्यु दर कोरोना का काफ़ी लॉकडाउन के बाद काफ़ी चेकअप हुआ, उसमें काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी नियंत्रण हुआ है। तो वर्तमान पत्रकारिता एक बहुत संघर्षमय स्थिति से जा रहा है और वर्तमान में पत्रकारिता एक बार फिर थोड़ा मिशन का रूप ली, बीच में आंशिक रूप से हम उसको कह सकते हैं, मॉडरेट फॉर्म ऑफ मिशनरी जर्नलिज्म भी हमने देखा। कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, आज़ादी के बाद भी पत्रकारिता एक बार मिशन हुई थी, जब 1975-77 में आपातकाल की स्थिति आई थी और जब भ्रष्टाचार मिटाओ करके एक मिशन चला था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उस समय सारी पत्रकारिता तत्कालीन सरकार को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी और उस समय पत्रकारिता पुनः एक बार मिशन बन गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता को जब ऐसा माहौल मिलता है तो ये मिशन बन जाता है, लेकिन आज हमने कहा कि ये एक कमीशन, इकोनॉमिक कंट्रोल हो गया। तो ये तो मालिक के हाथ में है। जो स्थिति परिस्थिति जब ऐसी निर्मित होती है तो पत्रकार तो एक कर्मचारी ही है। तो इसलिए आज की जो स्थिति है उसमें पत्रकारिता में कई तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन वर्तमान जो कोरोना काल की पत्रकारिता है, कहते हैं कि भारत में इंडिया इज़ द थर्ड टॉप मोस्ट कंट्री वेयर जर्नलिस्ट हैव रिकॉर्डेड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ। यानी कि भारत में कोविड से मरने वाले पत्रकारों की संख्या तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा पत्रकारों की मृत्यु ब्राज़ील में हुई है, उसके बाद पेरू में हुई है, उसके बाद भारत में हुई है। हमारे खुद के विद्यार्थी रोहित सरदाना समाचार लिखते लिखते खुद ही समाचार बन गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पत्रकारों की मृत्यु, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर, योद्धा, वो फ्रंट लाइन वर्कर उनको कहा जा रहा है। फ्रंट लाइन वर्कर लाइक डॉक्टर, लाइक पुलिस, लाइक स्वीपर्स, दे आर ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो पत्रकार को अभी विशेष प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है कोरोना में। सब लोग जहां लॉकडाउन में अपने घर में बैठकर आराम से टेलीविज़न देख रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, वो फील्ड में संघर्ष कर रहा है। इसकी शाबाशी तो देनी पड़ेगी। बहुत सराहनीय योगदान भी, एक मिशन अभी हमें भी देखने को, मिशन भी के रूप में भी हम पत्रकारिता को आंशिक रूप से एक मॉडरेट फॉर्म ऑफ मिशनरी जर्नलिज्म जरूर देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। पत्रकारों पर नौकरी के भी संकट आज कोरोना काल में काफ़ी मंडरा रहे हैं, क्योंकि बहुत से समाचार पत्र
बंद भी हो गए। मैंने बताया कि समाचार पत्र में विज्ञापन के संकट हैं, बहुत से बाजार बंद हो गए, साड़ी का दुकान, जो भी दूसरे प्रकार के वस्त्र हैं, बिग बाजार वो बंद हो गया। उसमें तो बाजार बंद है, उसके पूरे एक पेज के ऐड आते थे अखबार में, तो जब बाजार ही बंद है तो उसका विज्ञापन कहाँ से आएगा। आज का समाचार पत्र तो आपको योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक, कोरोना, वैक्सीनेशन, डेथ रेट, क्रिमेशन, इससे भरा पड़ा है। तो बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत ही जटिल स्थिति है, बहुत ही भयावह स्थिति है। लेकिन पत्रकारिता बहुत संघर्षरत है। हिंदी की पत्रकारिता सभी चुनौतियों, सभी दबावों के बाद संघर्षरत है। और हिंदी की पत्रकारिता एक बहुत बड़े विशाल जन समुदाय से भावात्मक रूप से जुड़ा है। इसलिए हिंदी की पत्रकारिता में तुलनात्मक रूप से अधिक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र चेतना, राष्ट्रवादी विचारधारा, ये सब देखने को बड़े पैमाने पर मिलती है। हिंदी की पत्रकारिता में भारत, भारतीय और भारतीयता का आधिक्य है तुलनात्मक रूप से। क्योंकि मैंने इसके नकारात्मक पक्ष को भी बताया, लेकिन अगर हम तुलना करें तो हिंदी की पत्रकारिता में ये ऐसा चैतन्य अधिक देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता ने आज़ादी से पूर्व भी अगुवाई भूमिका निभाई थी। क्योंकि अंग्रेजी पत्रकारिता अधिकांश, मैंने बताया, अधिकांश समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एक पायनियर अखबार था अंग्रेजी का, पंडित मदन मोहन मालवीय का, और एक लीडर अखबार, लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय का अखबार था, और एक पायनियर, ये दो अंग्रेजी के अखबार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। बाकी सभी, नाम नहीं लूँगा किसी का, सभी अंग्रेजों का लगभग समर्थन कर रहे थे। अंग्रेजी के अखबार, फारसी के अखबार। लेकिन हिंदी के समाचार पत्र और दूसरे जो भाषाई समाचार पत्र हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, पूरा पत्रकारिता का इतिहास यदि हम पढ़ें तो उन्होंने वास्तव में एक मिशनरी जील के साथ काम किया है। और हिंदी ने अगुवाई भूमिका निभाई। आज भी हिंदी एक विशालतम जन समुदाय की भाषा है, इसलिए ये एक वैश्विक भाषा है, बन चुकी है, उभर चुकी है। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का उज्जवल भविष्य है। और अगर हम पत्रकारिता के सिद्धांत की बात करें तो अभी हमारी पत्रकारिता में, जैसा कि मैंने बताया, कि अर्थशास्त्र और वाणिज्य और राजनीति के सिद्धांत अधिक लागू हो रहे हैं। इसलिए मीडिया सेंट्रिक थियोरी भी अधिक लागू हो रहा है। जैसे हाइपोडर्मिक थियोरी, निडल थियोरी, मैजिक बुलेट थियोरी, एजेंडा सेटिंग थियोरी, ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और ऐसा देखा गया है, शोध से ऐसा पता चलता है कि जो डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ मीडिया सेंट्रिक थियोरी डोमिनेट करता है। यानी कि विकासशील प्रजातांत्रिक देशों में मीडिया केंद्रित सिद्धांत अधिक प्रभावी हो जाता है, और जो ऑडियंस केंद्रित सिद्धांत होता है वो विकासशील लोकतांत्रिक देश में थोड़ा गौण पड़ जाता है। जबकि विकासशील लोकतांत्रिक, क्षमा करें, विकसित लोकतांत्रिक देश में स्थिति अलग होती है। जैसे अमेरिका जैसे विकसित देश में, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भी जो डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर ऑडियंस सेंट्रिक थियरी लागू हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें भारतीय संदर्भ में आज हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऑडियंस सेंट्रिक, ऑडियंस केंद्रित सिद्धांतों को अधिक बल दें। जैसे एक चरणीय सिद्धांत, दो चरणीय सिद्धांत, बहुचरणीय सिद्धांत, यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, इन सब थियरी को लागू करने की ज़्यादा आवश्यकता है। आज एक अल्टरनेट मीडिया की भी आवश्यकता है। अल्टरनेट मीडिया क्या है? ये दिस इज ऑल इंटेलेक्चुअल्स रोल, बुद्धिजीवियों की भूमिका। आज़ादी के आपातकाल की स्थिति में भी मीडिया को काफ़ी हद तक कब्जे में लेने का प्रयास किया गया था। उस समय इंटेलेक्चुअल की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। तो अल्टरनेट मीडिया हम कह सकते हैं, एक वैकल्पिक मीडिया जो इंटेलेक्चुअल के माध्यम से होता है। 1 स्टेप फ्लो, 2 स्टेप फ्लो, जो ओपिनियन जनमत निर्माता जो होता है, वो समाचार पत्र को पढ़ता है, वो मीडिया को का आंकलन करता है, और उससे वो
जो है उसका फेक न्यूज़ का अध्ययन करता है और उसको समझता है, उसको फिल्टर करता है, और फिर वो जन जन तक 1 स्टेप फ्लो और 2 स्टेप फ्लो और मल्टी स्टेप फ्लो थियरी के माध्यम से जो सिद्धांत है उससे वो दूर दूर तक पहुंचाता है, तो उसका भी एक विशेष असर पड़ता है। तो विकासशील देश में मेरा ये कहना है कि जो ऑडियंस केंद्रित जो सिद्धांत हैं, जैसे एक चरणीय सिद्धांत, द्विचरणीय सिद्धांत, बहुचरणीय सिद्धांत, उपयोग एवं संतुष्टि सिद्धांत, इसको लागू करने की आवश्यकता है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हमारा पाठक, हमारा दर्शक, हमारा श्रोता, हमारा उपभोक्ता जागरूक होता जाएगा, वैसे वैसे चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो या अंग्रेजी पत्रकारिता, उसकी विकृतियाँ स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। और अंत में हिंदी पत्रकारिता के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती ये भी है, हिंदी पत्रकारिता पर विशेष रूप से और पूरी पत्रकारिता पर समाचार की परिभाषा को लेकर। समाचार की परिभाषा जो है वो पश्चिम के देशों से ली गई है। इंग्लैंड के जॉन बी बोगार्ट ने ये परिभाषा दी थी कि यदि मनुष्य कुत्ता को काटता है तो वो समाचार है, यदि कुत्ता मनुष्य को काटता है तो वो समाचार नहीं है, क्योंकि वह सामान्य स्थिति है। जॉन बी बोगार्ट ने ये बताया था कि समाचार जिस रूप में घट रही है हमें उसी रूप में घटना को लिखना चाहिए, उसके परिणाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण अलग है। भारत एक अलग प्रकार का देश है। पश्चिम का दृष्टिकोण भौतिकवादी दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण आध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। भारत के दर्शन शास्त्र आध्यात्मिक है, धर्म अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें समाचार को आज पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। देखिए, आज हम वर्तमान में जो भी इंग्लैंड और अमेरिका के अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, लंदन टाइम्स, वो जिस प्रकार का हेडलाइन देते हैं, जिस प्रकार से फीचर लिखते हैं, जिस प्रकार से एडिटोरियल लिखते हैं, जिस प्रकार से न्यूज़ लिखते हैं, हमारे देश के अंग्रेजी के अखबार भी उसी प्रकार से समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, संपादकीय लेखन, यहाँ तक कि पृष्ठ साज सज्जा भी में भी पश्चिमीकरण हो रहा है, उसका नकल, अंधानुकरण हो रहा है। और हिंदी की पत्रकारिता अंग्रेजी की पत्रकारिता का नकल कई बार करने लग जाती है। यानी कि यहाँ जूठन का जूठन, नकलचियों का नकल, ये भी एक पत्रकारिता के सामने, खास करके हिंदी पत्रकारिता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहूँगा नकलचियों का नकल और जूठन का जूठन, क्योंकि अंग्रेजी पत्रकारिता पश्चिम का नकल कर रही है और हिंदी पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता का नकल कर रही थी। एक बहुत बड़ी चुनौती। इसलिए हमें आज समाचार को भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है और अपनी एक मौलिकता विकसित करने, एक भारतीयता विकसित करने की आवश्यकता है। और मैंने आपसे पूर्व में भी बताया कि हिंदी की पत्रकारिता भावात्मक रूप से एक विशालतम जन समुदाय से जुड़ी होने के कारण इसमें भारतीयता, देशभक्ति, देश प्रेम, देश चेतना, देश निष्ठा का आधिक्य है। इसलिए हिंदी की पत्रकारिता का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। तो दोस्तों, यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।